हेलो एवरीवन, मैं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेस में। हम लोग बिहार करंट अफेयर देख रहे थे एसपीटी से। ये मेरा सेकेंड वीडियो होगा। अगर आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो हाँ देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ये कंप्लीट कर लिए थे बिहार में प्रथम। आज हम लोग देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020। चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। बिहार विधानसभा चुनाव का जो एक क्रम था ये था 17वां। कुल सीट कितना बिहार विधानसभा में? तो 243। अधिसूचना जारी किया गया था 25 सितंबर 2020 को। और चुनाव कितने चरण में किया गया था? ये 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था, 28 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर 2020 तक। कुल मतदाता 7,29,27,396। और कुल मतदान कितना हुआ था? तो 4,97,04,708। आगे देखते हैं। इसका मतगणना कब हुआ था? मतगणना हुआ था, रिजल्ट जिस दिन काउंटिंग हो रहा था, ये काउंटिंग हुआ था 10 नवंबर 2020 को। और सरकार का गठन किया गया था 16 नवंबर 2020 को। 17वीं विधानसभा का विधानमंडल सत्र 23 से 27 नवंबर 2020 तक चला था। और महिला विधायकों की संख्या 26। अनुसूचित जाति 38 जो रिजर्व सीट है। अनुसूचित जनजाति 2 आरक्षित सीट जो है। सर्वाधिक मतों से जीत हासिल किया था महबूब आलम ने। और न्यूनतम मतों से जो जीत हासिल किया ये कृष्ण मुरारी शरण है जो जनता दल यूनाइटेड से है। और मुख्य चुनाव जो आयुक्त सुनील अरोड़ा। मुख्य चुनाव अधिकारी बिहार के HR श्रीनिवास। अन्य जो है एग्जाम से रिलेटेड परीक्षा उपयोगी तथ्य ये देखते हैं हम लोग। 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे। तो प्रोटेम स्पीकर किन्हें चुना गया था? जीतन राम मांझी को। 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे विजय कुमार सिन्हा। नोटा का बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या तो लगभग 7 लाख था, 7 लाख से प्लस। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट पर दर्ज की गई, जहां CPI माले के उम्मीदवार महबूब आलम ने VIP के वरुण कुमार झा को 53,597 वोटों से हराया। और वहीं बात करें तो सबसे जो कम मार्जिन था तो ये था हिलसा सीट, जहां जदयू के विधायक कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोट से हराया। पुलस पार्टी के पुष्पम प्रिया 20वीं व बांकीपुर सीट से चुनाव हार गई। VIP के प्रमुख जो हैं मुकेश कुमार साहनी वो सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए। तो ये इम्पोर्टेंट था 2020 का जो विधानसभा चुनाव था बिहार। आगे देखते हैं। यह है बिहार अद्यतन कौन कहाँ क्या, अर्थात वर्तमान में बिहार मंत्रिमंडल। ये देख लेते हैं। हालांकि ये मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था, एक सेपरेट वीडियो था जिसमें मैं ये करवा चुका था। खैर कोई नहीं, इसे हम लोग आगे देखते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री गृह हो गए, इन्हीं के अंदर गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन एवं सभी अनावंटित विभाग नीतीश कुमार के अंदर। तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास तथा ग्रामीण कार्य इनके अंदर है। विजय कुमार चौधरी वित्त, वाणिज्य कर, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। और विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री, योजना एवं विकास मंत्रालय। श्री आलोक कुमार मेहता राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री। तेज प्रताप यादव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। मोहम्मद अशफाक आलम पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री। सुरेंद्र प्रसाद यादव सहकारिता मंत्री। डॉक्टर रामानंद यादव खान एवं भूतत्व मंत्री। लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री। मदन साहनी समाज कल्याण मंत्री। कुमार सर्वजीत पर्यटन मंत्री। ललित कुमार यादव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री। संतोष कुमार सुमन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री। संजय कुमार झा
जल संसाधन सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री। शीला कुमारी परिवहन मंत्री। समीर कुमार महासेठ उद्योग मंत्री। चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री। सुमित कुमार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। आगे देखें, सुनील कुमार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री। अनीता देवी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री। जितेंद्र कुमार राय कला सांस्कृतिक एवं युवा मंत्री। जयंत राज लघु जल संसाधन मंत्री। कुमार सर्वजीत कृषि मंत्री। मोहम्मद जमा खां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री। शमीम अहमद कानून मंत्री हो गए। और आलोक कुमार मेहता गन्ना उद्योग मंत्री। शहनवाज ये होंगे आपदा प्रबंधन मंत्री। सुरेंद्र राम श्रम संसाधन मंत्री। मोहम्मद इजराइल मंसूरी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। चलिए आगे देखते हैं, राज्य के प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्ति। तो राज्यपाल 41वां राज्यपाल बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। प्रधान सचिव राज्यपाल के कौन है? तो रॉबर्ट एल चोंगथू है। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के एस सिद्धार्थ। और राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी। कैबिनेट के सचिव कौन है? तो संजय कुमार। गृह सचिव चैतन्य प्रसाद। विधानसभा अध्यक्ष 17वें के अवध बिहारी चौधरी। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के विजय कुमार सिन्हा। विधान परिषद के सभापति कौन? देवेश चंद्र ठाकुर। विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के सम्राट चौधरी। अशोक बार बार चौधरी, सम्राट है ना, अशोक याद आ जा रहा, देख कैसे। तो सम्राट चौधरी कौन है? नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन। राज्य के महाधिवक्ता पीके शाही। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यूनिस हुसैन हकीम। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर अरविंद पनगड़िया। नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सुनैना सिंह। लोकायुक्त बिहार के लोकायुक्त कौन है? तो श्याम किशोर शर्मा। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार। बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन चंद आर्या। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रमिला कुमारी प्रजापति। बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी। केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंघल। और बिहार एथलीट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सलीम परवेज। आगे देखते हैं बिहार में लोकसभा चुनाव 2019। ग्यारह अप्रैल से 19 मई 2019 के दौरान बिहार राज्य की 40 सीटों के लिए 7 चरणों में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कौन कितना देखिए, लालू प्रसाद यादव की जो राष्ट्रीय जनता दल था उसको एक भी सीट नहीं मिला था 2019 में। जिसमें अब कौन कौन जीता कितना सीट देखिए, जनता दल यूनाइटेड 16 सीट, भारतीय जनता जो है पार्टी बीजेपी वो 17 सीट, और लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीट। तो 16 जदयू, बीजेपी 17 और 6 सीट कौन? लोक जनशक्ति पार्टी। और एक है किशनगंज की एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में गई थी।
तो कांग्रेस का जो था ये सांसद था कौन, डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जनता दल यूनाइटेड के सैयद मोहम्मद अशरफ को हराया था। यहाँ देख लीजिए प्रथम चरण में कहाँ कहाँ ये चुनाव हुआ था, दूसरा चरण तीसरा ये दिया गया है। ये देख लेते हैं। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में 3 सीटों से महिला सदस्य निर्वाचित हुई है, जो निम्न है। शिवहर संसदीय क्षेत्र से रमा देवी भाजपा से, और सिवान संसदीय क्षेत्र से कविता सिंह जदयू से, एवं वैशाली संसदीय क्षेत्र से बीना देवी लोजपा ने जीता है। पूरे देश में 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान नोटा का सर्वाधिक प्रयोग बिहार में किया गया, जबकि गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में नोटा का सर्वाधिक प्रयोग एवं पटना में सबसे कम नोटा का प्रयोग हुआ। मोदी कैबिनेट 2.0 में शामिल बिहार के 5 मंत्री तो कौन कौन है? पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री होंगे पशुपति पारस जो लोजपा से, और गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, RK सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। राज्य मंत्री कौन कौन बने हैं? यह अश्वनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले एवं खाद्य पर्यावरण एवं वन, नित्यानंद राय गृह मंत्रालय के अंदर इनको रखा गया, राज्य के गृह मंत्रालय। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विकसित बिहार के 7 निश्चय। ये पार्ट 1 था और इसका सेकेंड पार्ट भी है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 7 निश्चय योजना का पार्ट 1 में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा में 7 निश्चय किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों अर्थात 2015 से 20 में लगभग 2.70 लगभग पौने 3 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान था। सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिए गए। वर्ष 2016 में बारी बारी से इन निश्चय को लागू किया गया, जो कि नीचे दिया गया है। तो जो 7 निश्चय था उसका जो सबसे प्रथम था ये है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। तो इसी के अंतर्गत क्या किया गया, बिहार में जितना भी नौकरी है उसमें क्या कर दिया गया, 35% जो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, और ये 20 जनवरी 2016 से यह व्यवस्था प्रभावी में हो गया। हर घर नल का जल सेकेंड है, इसको भी देख लेते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके घरों में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। इस निश्चय योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 परियोजनाएं प्रारंभ की गई है। तो प्रथम कौन है? मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। तो इसके ये 4 प्रभावी क्या था, इसके अंतर्गत ये सब कार्य करेगा। ये सभी योजना 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ हो गई है। तीसरा देखें तो आर्थिक हल युवाओं को बल। तो इसी के अंतर्गत क्या किया गया, जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, बिहार स्टार्टअप नीति 2016 एवं सभी विद्यालयों में कॉलेजों में सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में वाईफाई के जरिए इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना। इनमें प्रथम 3 योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा हो गया था। चौथा देखें तो हर घर बिजली लगातार। इस निश्चय का शुभारंभ 15 नवंबर 2016 को किया गया। इस निश्चय का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घरों में बिजली की उपलब्धता प्रदान करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत 1387 विद्युत संपर्क विहीन गांवों को पहचान की गई और
दिसंबर 2018 तक विद्युत संपर्क विहीन सभी घरों में विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसे समय से पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था। आगे देखें 5 नंबर। जो 5 था इसका, इसमें था घर तक पक्की गली नालियाँ। तो इस निश्चय का उद्देश्य गलियाँ, पक्की सड़कों और घर में नालियों का निर्माण करना है। इस निश्चय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर 2016 को किया। इस योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 योजनाएं प्रारंभ की: ग्रामीण टोला संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना। तो इसके अंतर्गत है 6 नंबर बात करें तो शौचालय निर्माण घर का सम्मान। तो इसका भी शुभारंभ कब किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था 27 सितंबर 2016 को। और इसके अंतर्गत लगभग क्या है, 5 वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, ये लक्ष्य था। इसके अंतर्गत क्या क्या था, योजना शुरू किया गया था? ये था लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र योजना। और अंतिम क्या था? अंतिम था अवसर बढ़े आगे बढ़े। इस निश्चय के तहत राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं युवाओं को राज्य में ही तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। इस निश्चय के पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य भी है। तो ये सारा संस्थान का स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। इसमें क्या लक्ष्य था? ये था प्रथम जो था प्रत्येक जिले में GNM स्कूल की स्थापना, प्रत्येक जिले में पैरामेडिकल का स्थापना करना था, और प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक स्थान का स्थापना करना था, संस्थान का, और प्रत्येक जिला में महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना, प्रत्येक जिला में अभिनियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, और प्रत्येक अनुमंडल में ANM स्कूल की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, और राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज का स्थापना करने का भी ये लक्ष्य रखा गया था। अगर बात हम लोग करें 7 निश्चय योजना का प्रभाव इसका क्या इफेक्ट रहा, तो वो भी देखते हैं। राज्य में 7 निश्चय योजना प्रारंभ हुए लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इनमें से कुछ ने अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया है और कुछ लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है। 7 निश्चय कार्यक्रम का प्रभाव विशेषकर ग्रामीण जनजीवन पर दिखने लगा है। ग्रामीण जनजीवन पर यह योजना ग्रामीण जीवन पद्धति में व्यापक सुधार लाया है। हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना समय से पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। महिलाओं को रोजगार में आरक्षण से महिला सशक्तिकरण पर भी बल मिला है, जिससे आधी आबादी में सबलता और आत्मविश्वास आया है। इससे ग्रामीण समाज में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आगे देखेंगे हम लोग इसका 7 निश्चय योजना का पार्ट 2 देखेंगे। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना। बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 जो है 2020 से 25 को लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दे दिया। इस योजना के लागू करने तथा कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्रिमंडल से मिल गया, जिसकी चर्चा नीचे दी गई है। तो हम लोग देखेंगे आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत क्या क्या है। तो ये है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। प्रथम, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर इसके अंतर्गत खोलने का बात किया गया था, और हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग एवं उद्यमिता विकास हेतु अनुदान, ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।
तो इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था। किसके अंतर्गत? युवा शक्ति बिहार के प्रगति। दूसरा देखें तो सशक्त महिला, सक्षम महिला। क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था। स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज सहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। उद्योगों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का भी प्रावधान किया गया है। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन किया जाएगा, जिसके तहत क्या होगा? 12th पास अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपया और स्नातक पास महिला को 50,000 रुपये दिया जाता है। हर खेत तक सिंचाई का पानी। और चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। सभी गांवों में सोलर, स्ट्रीट लाइट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास। पूर्व की जो निश्चय योजना का अनुसरण करना था, जो इसका फर्स्ट पार्ट में था, उसे को लेके आगे बढ़ना है। और पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। इसके अंतर्गत शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास। क्या होगा? जो शहरी गरीब है उसको दिया जाएगा बहुमंजिला आवास। वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल। छठा है सुलभ संपर्कता। ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण। शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण। और लास्ट है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं। गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाना। और हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत। तो हम लोग देख लिए 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2। आगे देखते हैं बिहार के प्रमुख ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन और उसका क्या उद्देश्य था? तो ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोह को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया यह अभियान था ऑपरेशन। और ऑपरेशन टास्क फोर्स नक्सलियों का क्या था? उन्मूलन के हेतु। ऑपरेशन उजाला मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर पश्चिम चंपारण में फैली दस्यु समस्या की समाप्ति एवं नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। ऑपरेशन जगुआर अंग प्रदेश और कोसी अंचल के दियरा में सक्रिय अपराधियों का सफाया करना। जो अपराधी था उसको सफाया करना था ये क्षेत्र में, अंग और कोसी अंचल में। ऑपरेशन धनवंतरी इसके अंतर क्या था? इसके अंतर्गत ये था अवैध एवं नकली औषधि, जो नकली दवाई वगैरह बनता है उसके तहत ये किया गया था, उस पर कार्रवाई करने हेतु ऑपरेशन धनवंतरी। ऑपरेशन मानसून वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकना। ऑपरेशन चाणक्य बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु। ऑपरेशन टोडरमल ये है राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाने एवं भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण हेतु। ऑपरेशन रोजगार सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के लिए समाधान हेतु। ऑपरेशन कॉम्बिंग दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए। ऑपरेशन सिद्धार्थ माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया अभियान। अगला है ऑपरेशन दशक। ऑपरेशन दशक है, इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए। ऑपरेशन दशक। ऑपरेशन चारा क्या है? ऑपरेशन चारा है चारा घोटाला से रिलेटेड सीबीआई द्वारा चलाया चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु चलाया गया था यह अभियान ऑपरेशन। और लास्ट है ऑपरेशन मुदगल।
वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2002 को शुरू की गई थी। तो ये कंप्लीट होता है हमारा। आगे देखते हैं, पेज नंबर 9 पे हम लोग पहुँच गए और इसमें क्या है, बिहार जनगणना, ये 2011 का है। चलिए हम लोग इसे भी देखते हैं एक एक करके। अगर आप लोग हमारे नए हैं चैनल पे तो हमारे क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आप लोग कमेंट भी कीजिए। कुल जनसंख्या, जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना आता था, 10,40,99,452, जिसमें पुरुषों की संख्या क्या है, तो देख लीजिए इसमें से पुरुष हो गया आपका 52.14%, और जबकि महिलाओं की संख्या कितना है, तो ये परसेंटेज में बात करें तो 47.86%। कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या के 8.6% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। ये देख लेते हैं हम लोग। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला हो गया पटना एक पे, दूसरा पे हो गया पूर्वी चंपारण, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा मधुबनी, पाँचवा गया, और न्यूनतम वही बात कर ले तो सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा में, और उससे थोड़ा ज़्यादा शिवहर, और उससे थोड़ा ज़्यादा अरवल, लखीसराय और जहानाबाद। ग्रामीण जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितना ग्रामीण, 88.71% है, जिसमें से पुरुष इतना है और महिला इतना। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये क्या है, हम लोग देख रहे हैं ग्रामीण जनसंख्या में, तो जो पूर्वी चंपारण है तो सर्वाधिक है, दूसरा नंबर पर हो गया मुजफ्फरपुर, तीसरा पे मधुबनी, चौथे समस्तीपुर और पाँचवा गया। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन कौन सा हो गया, ये हो गया शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, मुंगेर। और शहरी जनसंख्या कितना है, तो शहरी जनसंख्या 11 ग्रामीण कितना था, 88.171% था, जो बच गया ये आपका क्या होगा, शहरी जनसंख्या। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला हो गया पटना, और जब न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जो हो गया वो शिवहर हो गया। हाँ, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पटना एक नंबर पे, 2 नंबर पे हो गया कौन सा, भागलपुर, 3 नंबर पे गया और 4 पे बेगूसराय। और न्यूनतम जो शहरीकरण है ये शिवहर, अरवल, कैमूर, खगड़िया। दशकीय वृद्धि, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही है। यह राष्ट्रीय औसत का, जो राष्ट्रीय औसत है 17.7% से करीब 7.7% जो अधिक है। ध्यातव्य है कि बिहार की यह दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1911 से 1921 के मध्य ऋणात्मक रहा था। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वह मधेपुरा, जहाँ कितना वृद्धि हुआ 31.12% से, जबकि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वह है गोपालगंज, जहाँ मात्र 19% से वृद्धि हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का जो दर कहाँ हुआ, ये हुआ मधेपुरा में, 2 नंबर पे किशनगंज, 3 पे अररिया, 4 पे खगड़िया और 5 पे पूर्वी चंपारण। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुआ है गोपालगंज, अरवल, दरभंगा, रोहतास, मुंगेर। जनसंख्या घनत्व, बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार क्या है, 1106। यह बहुराष्ट्रीय जनघनत्व अर्थात जो भारत का है यह अब कितना है, ये 382 है, 382 से 724 अधिक है। यह देश का सर्वाधिक सघन बसा हुआ है, तो यहाँ क्या है, देश का सर्वाधिक डेंस बसा हुआ डेंसिटी। आगे देखते हैं, इस संदर्भ में बिहार शीर्ष, जो बिहार में जो शिवहर है,
बिहार का शिवहर है जो जिला जिसमें सबसे ज़्यादा है 1880 जनसंख्या घनत्व, जबकि कैमूर का जो कितना है, कैमूर में सबसे कम है और 488 है जनसंख्या घनत्व। क्या हो गया, अर्थात ये हो गया 1 किलोमीटर में कितने लोग हैं, कितना आबादी है। तो 1 किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर है उस एरिया में 1880 कहाँ है, ये है शिवहर में। और वही 1 किलोमीटर वर्ग जो है 1 किलोमीटर वर्ग में ये है 488 टोटल जनसंख्या का, ये कैमूर जिला में। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो जिला है वो है शिवहर, 2 पे हो गया पटना, 3 पे दरभंगा, 4 वैशाली, 5 बेगूसराय। और सबसे कम जहाँ जनसंख्या घनत्व है वो है कैमूर, भभुआ, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण और रोहतास। लिंगानुपात बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आते हैं अक्सर। तो जो लिंगानुपात है बिहार का 918 है और यह राष्ट्रीय जो औसत है उससे कितना कम है, तो 25 कम है। भारत में जो लिंगानुपात है वो 943। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, जहाँ पे 1021 है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है ये मुंगेर है 876। गोपालगंज हो गया सबसे ज़्यादा, 2 नंबर पे सिवान लिंगानुपात में, 3 पे सारण, 4 पे किशनगंज। मुंगेर सबसे कम हो गया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया भागलपुर, फिर खगड़िया और शिवहर। आगे हम लोग देखेंगे साक्षरता दर। तो बिहार का जो साक्षरता दर है कुल 61.80% है और इसमें से जो पुरुष हो गया 71.2% और महिला हो गया 51.5%। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सब। लिंगानुपात हो गया, साक्षरता दर हो गई, ये पूछा जाता है अक्सर हर एक एग्जाम में। और सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है, ये रोहतास में 73.37%। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया में, जहाँ पे 51.08% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास हो गया 82.88% और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर हो गया पूर्णिया 56.06%। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी कहाँ हो गया, ये रोहतास हो गया। पुरुष महिला रोहतास ही होगा और ओवरऑल भी रोहतास है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर ये सहरसा में मात्र 41.68%। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष एवं तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है। बिहार की महिला साक्षरता दर 2001 में 33.57% थी। देखते हैं हम लोग सर्वाधिक साक्षरता हो गया कहाँ, रोहतास में, दूसरा नंबर पर पटना, भोजपुर, मुंगेर और 5 नंबर पर औरंगाबाद। और सबसे कम बात करें तो पूर्णिया का सबसे कम साक्षरता दर है, फिर 2 नंबर पे सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा। तो याद रखिएगा क्योंकि अब क्या हो एग्जाम में कभी कभी आपको ये दे देगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में, क्योंकि सबको तो याद ही रहता है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला फर्स्ट बहुत लोग को याद रहता है। तो आप लोग कम से कम तीन तो याद कर लीजिए, जैसे रोहतास हो गया, 2 पे पटना हो गया और 3 पे भोजपुर हो गया। आगे बढ़ते हैं शिशु जनसंख्या। और शिशु हो गया 0 से 6 वर्ष वाले को शिशु कहते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करेंगे शिशु जनसंख्या के बारे में। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शिशु जनसंख्या तो कितना था, ये देखिए, ये हो गया 19 लाख लगभग है। 1 मिनट। तो शिशु जनसंख्या कितना है, ये हो गया 1,91,33,964। इसमें बालकों की संख्या इतना हो गया, जबकि जो मेल मतलब बालक और बालिकाएं तो इतना हो गया। इतना आपको याद रखना है नहीं, परसेंटेज रहता तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज वाला याद रख लेंगे हम लोग। शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है। तो पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक जनसंख्या है शिशु का, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो शेखपुरा हो गया शिशु के मामले में।
अब शिशु लिंगानुपात हम लोग देखते हैं। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है और 918 क्या था, ये 918 है लिंगानुपात, और शिशु लिंगानुपात कितना हो गया, ये 935। यह राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 से 16 अधिक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज जहाँ 971 है, जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है जहाँ मात्र 904 है। बात करें अनुसूचित जाति अर्थात एससी शेड्यूल कास्ट का जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या जो जनसंख्या है वो कितना है, तो ये हो गया आपका 1,65,67,325। आगे देखिए, तो यह राज्य की कुल जनसंख्या का तो परसेंटेज में याद रख लीजिए, आप ये मत याद रखिए। तो जो अनुसूचित जाति हो गया वो एससी कैटेगरी कितना है यहाँ परसेंटेज में, तो 15.9% अर्थात 16% है कुल यहाँ का जनसंख्या का। सर्वाधिक जो जनसंख्या है एससी वो कहाँ है, ये गया में है, और न्यूनतम एससी कैटेगरी का जो जनसंख्या कहाँ है, ये शिवहर में। और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में बात करें तो ये गया हो गया, जहाँ पे 30% लगभग एससी शेड्यूल कास्ट है, और न्यूनतम जनसंख्या जो शेड्यूल कास्ट का वो किशनगंज में। अब अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में बात करें तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जो कुल आबादी का मात्र कितना परसेंट है, तो 13%। सर्वाधिक जो संख्या है एसटी का वो कहाँ, पश्चिम चंपारण में, और न्यूनतम हो गया शिवहर में। और प्रतिशत में बात करें तो पश्चिम चंपारण ही होगा, और न्यूनतम जनसंख्या परसेंट बात करें तो एसटी का, तो न्यूनतम जो एसटी है वो हो गया औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, ये तीनों जगह में न्यूनतम है। परसेंटेज बात करें तो धार्मिक जनगणना 2011 की बात करें आंकड़े के अनुसार, तो इसमें देखिए कुल जो आबादी का है हिंदू यह राज्य की कुल आबादी का कितना है, 82.69%। क्या हो गया, ये हिंदू हो गया। यहाँ देखिए यह हुआ हिंदू हो गया 82.69%, मुस्लिम हो गया 16.87%, ईसाई 0.12%, बौद्ध हो गया 0.02%, सिख भी उतना हो गया, सिख जैन और अन्य में 0.01%, और जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया वो कितना है, 0.24%। बिहार में सर्वप्रथम जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना 1881 से आरंभ हुई है। और भारत में जो जनगणना करवाया था कौन शुरू किया था, लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद रिपन आता है। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 8.6% आबादी निवास करता है। तो कुल जनसंख्या जो हमारा है भारत का, तो उसमें से बिहार का इतना परसेंट हो गया। और वहीं 2001 की जनगणना में यह दर 8.07% थी। बिहार का जीवन प्रत्याशा जो औसत आयु है 68.9% में वर्ष है, सॉरी। तो यहाँ बिहार के लोग कितने वर्ष जीते हैं, तो लगभग 69 वर्ष जीते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि ये क्या दिया हुआ, ये जिला वाइज दिया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। बिहार के प्रमंडल, जिले और अनुमंडल ये हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये याद होना चाहिए। तो कुल प्रमंडल कितना है, तो कुल प्रमंडल 9 है। कौन कौन सा देख लेते हैं, किसके अंतर्गत कौन सा जिला आता है, किसका कहाँ मुख्यालय हेडक्वार्टर है। तो सबसे पहले देखते हैं मगध प्रमंडल के बारे में, और इसका मुख्यालय कहाँ, गया। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अलवर। और इसका दिया हुआ कहाँ मुख्यालय, गया का कहाँ मुख्यालय है, औरंगाबाद का कहाँ, नवादा का कहाँ। और अनुमंडल बात करें, इसके अंतर्गत कौन कौन सा अनुमंडल आ जाएगा, तो देखिए गया टेप लगभग कितना 10 अनुमंडल हो गया। तो इसे एक बार आप लोग बस रीड कर लीजिएगा ताकि दिमाग में ये रहे।
पटना देख लेते हैं, पटना के अंतर्गत कौन कौन सा जिला हो गया। तो एक पटना हो गया, नालंदा हो गया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। और जो नालंदा का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बिहार शरीफ है। भोजपुर का आरा, रोहतास का सासाराम और कैमूर का भभुआ। और कुल इसमें कितना अनुमंडल है पटना के अंतर्गत, ये 29। मुंगेर बात करें तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत तो मुंगेर हो गया, बेगूसराय हो गया, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया। भागलपुर के अंतर्गत हो गया भागलपुर और बांका। सारण, सारण जो हो गया सारण प्रमंडल के अंतर्गत हो गया, इसका मुख्यालय सारण का कहाँ है, छपरा। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला हो गया, सारण, सीवान, गोपालगंज। पूर्णिया, मुख्यालय पूर्णिया है और इसके अंतर्गत हो गया पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। तिरहुत, इसका मुख्यालय हो गया मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर हो गया जिला सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और कोसी प्रमंडल, इसका मुख्यालय हो गया सहरसा और इसके अंतर्गत सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिला है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत हो गया दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। ठीक है, इसे कम से कम आप लोग एक बार सबको रीड कर लीजिएगा लाइन बाय लाइन। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, अब हम लोग देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और फिर बजट के बारे में। तो आप लोग थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, फिर हम लोग इसे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। बिहार की आर्थिक स्थिति। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 27 फरवरी 2023 को बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2020-21 के -3.2% की तुलना में वर्ष 21-22 में 10.98, जो कि लगभग 11% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2021-22 के राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.68% से 2.30% अधिक है। 2021-22 में बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है GSDP वर्तमान मूल्य पे कितना हो गया, तो वर्तमान मूल्य पे हो गया 6,75,448 करोड़ रुपया। और स्थिर मूल्य पे बात करें तो ये होगा 4,28,065 करोड़। 2021-22 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद NSDP कितना हो गया, वर्तमान मूल्य पे हो गया 6,14,431 रुपया करोड़ में। और स्थित मूल्य बात करें तो 3,82,227 करोड़ रुपया। बिहार का प्रति व्यक्ति आय तो वर्तमान मूल्य पे हो गया, वर्तमान मूल्य बोले तो 2021-22 और स्थिर मूल्य हो गया 2011-12। वर्तमान मूल्य पे हो गया 54,383 रुपया प्रति व्यक्ति आय और स्थिर मूल्य पे बात करें तो 34,465 रुपया प्रति व्यक्ति ये आय हो गया बिहार का। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है ये पटना है। पटना में कितना है, तो 1,15,239 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हो गया, तो आय वाला ये कौन सा होगा, ये हो गया शिवहर। तो सब सर्वाधिक हो गया आपका पटना और सेकेंड पे हो गया आपका जो सबसे कम हो गया नीचे से, ये हो गया शिवहर। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले तो पटना, दूसरा स्थान पर हो गया बेगूसराय और मुंगेर। और दूसरी ओर 3 सबसे गरीब जिले तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा क्या रहा, तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा 21.2%, द्वितीयक क्षेत्र 18.1% और तृतीयक क्षेत्र 60.7%। इसमें वृद्धि कितना हुआ, इसमें वृद्धि देखिए 9.6% की वृद्धि हुआ प्रथम क्षेत्र में, जो प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है 3.8%। और इसका जो हो गया वृद्धि दर है। और जो लास्ट है आपका तृतीयक क्षेत्र जो टर्सरी सेक्टर है, ये हो गया आपका 13.3% की वृद्धि हुआ है।
प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? ये पशुधन और मत्स्य कीट एवं जल कृषि है, जिनकी वृद्धि दर क्रमशः कितना है, जिनका वृद्धि दर हो गया 9.5% और 6.7% रहा। किसका? पशुधन और मत्स्य कीट एवं जल कृषि का। हालांकि खनन एवं उत्खनन में भी 9% की वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं बात करें द्वितीयक क्षेत्र में, तो द्वितीयक क्षेत्र में हो गया विद्युत, गैस, जलपूर्ति एवं अन्य जन उपयोगी सेवाओं में लगभग कितना हुआ, लगभग 14.5% की वृद्धि हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में प्राचुर्य जो योगदान है, सर्वाधिक योगदान है, वो तृतीयक क्षेत्र का है। और इसका जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन सा हो गया? ये हो गया वायु परिवहन जिसमें से 10.5%, भंडारण, वित्तीय सेवाएं, हाँ देख लिया, भंडारण में 21% और वित्तीय सेवाएं में कितना है 12.6% और लोक प्रशासन में 9.3% की ये वृद्धि रहा है, हिस्सेदारी है उसका किसका? तृतीय क्षेत्र का। आगे बात करें तो राजकीय वित्त व्यवस्था 2021-22 में कुल प्राप्ति, तो कुल प्राप्ति कितना है? तो ये हो गया 1,99,270.15 करोड़, जिसमें से राजस्व प्राप्ति हो गया 1,58,797.33 करोड़, पूंजीगत प्राप्ति हो गया 40,472.82 करोड़। 2021-22 में कुल व्यय, तो कुल खर्च कितना हो गया 1,93,122.99 करोड़, लगभग कितना हो गया 1,93,123 करोड़ हो गया। जहाँ से कहाँ ये खर्च कहाँ होगा? राजस्व व्यय होगा 1,59,219.71 करोड़, ये राजस्व व्यय हो गया। और पूंजीगत व्यय हो गया 33,903.28 करोड़। राजस्व घाटा 2021-22 का हो गया जीएसडीपी का 0.1% और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.8%, प्राथमिक घाटा जीएसडीपी का 1.7% और राजकोषीय घाटा 4.8%। वहीं बात करें कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में, तो गत 5 वर्षों में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 5% थी। 2020-21 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का हिस्सा 20% था। शुद्ध बुआई क्षेत्र तो कितना हो गया 20-21 में 53.9%, फसल सघनता 1.44, सर्वाधिक फसल सघनता हो गया शिवहर में और न्यूनतम फसल सघनता हो गया पूर्णिया में। सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र हो गया भोजपुर, बक्सर, सिवान। राज्य में कुल खदान उत्पाद, तो कुल उत्पादन कितना हुआ 21-22 में? ये हुआ 184.9 लाख टन। राज्य में कुल अनाज उत्पादन 2021-22 में 181 लाख टन। राज्य में कुल दूध उत्पादन 121.1 लाख टन। राज्य में कुल अंडा उत्पादन 306.66 करोड़। राज्य में ईख का उत्पादन गन्ना ये हो गया 119.77 लाख टन। सकल सिंचित क्षेत्र 37.22 लाख हेक्टेयर। सिंचाई विकास का कुल व्यय तो कुल हो गया 2670.49 करोड़। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 2020 से 25 के तहत 20,000 एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। वहीं बात करें उद्यमिता क्षेत्र में, तो बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% बढ़ी है। राज्य में एथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ी है, जिसमें 2021-22 में 470,000 लीटर प्रतिदिन थी, जबकि 2020-21 में 370,000 लीटर प्रतिदिन थी। अर्थात 20-21 में कितना था 370,000 लीटर प्रतिदिन और 21-22 में 470, तो 100 बढ़ गया है। आगे देखते हैं। बिहार में कुल चीनी उत्पादन 45.6 लाख क्विंटल।
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 है के तहत राज्य सरकार को कुल 60.86 हजार करोड़, तो कितना हो गया 60.86 हजार करोड़ निवेश के लिए प्रस्ताव मिले हैं। सर्वाधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग में हुआ है, जो राज्य के कुल निवेश का 41% है। और दूसरा हो गया सीमेंट सेक्टर, तीसरा एथेनॉल सेक्टर में। श्रम नियोजन एवं प्रवास बात करें तो ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वो है 68.8%, जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर 77.9% था। वहीं शहरी बिहार के मामले में पुरुष संपूर्ण भारत के 75.6% की तुलना में 64.6% था। बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 338 रुपया है और महिला श्रमिक की औसत दैनिक कमाई कितना है, तो 244 रुपया मात्र है, जिससे दोनों के बीच 28% का लैंगिक अंतराल है, अर्थात गैप है। इसके दोनों के बीच का अंतर संपूर्ण भारत में अंतराल कितना है, वो 36% का है। जीविका ग्रामीण युवाओं को 61 स्वीकृत कार्यों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को सहयोग देने के लिए नोडल अभिकरण है। कुल 2.54 लाख प्रशिक्षित हुए हैं, जिनमें 1.82 लाख नियोजित हो चुके हैं, अर्थात 1,82,000 नियोजित भी हो चुके हैं। भौतिक अधिसंरचना, तो भौतिक अधिसंरचना की बात करें तो 2021-22 में परिवहन एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 20.4% की वृद्धि दर बिहार में किया गया है। बिहार में कुल पथ घनत्व 3166.9 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में है। रोड घनत्व के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है, पहला स्थान केरल और दूसरा पश्चिम बंगाल। वर्ष 2020-21 में वाहनों के निबंधन के मामले में देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का ही स्थान है। और ऊर्जा क्षेत्र के बारे में बात करें तो राज्य में ऊर्जा के प्रति व्यक्ति खपत है, जो खपत 2017-18 के 280 यूनिट से बढ़कर 21-22 में 329 यूनिट हो गई है। तो 17-18 में कितना था, तो 2017-18 में 280 यूनिट था और ये बढ़कर 21-22 में हो गया 329 यूनिट प्रति व्यक्ति खपत हो गया ऊर्जा, जो 4 वर्षों में 17.5% लगभग 17.5% की वृद्धि दर्शाती है। राज्य में बिजली की उपलब्धता क्षमता 2020-21 में 6422 मेगावाट थी, जो 2021-22 में 21.2% से बढ़कर 7,785 मेगावाट हो गई है। बिजली की बड़ी मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार की 2024-25 तक विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 5,841 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना बनाई गई है। वहीं बात करें ग्रामीण विकास का तो बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति जीविका के तहत सितंबर 2022 तक 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह बने थे। मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 2017-18 के 22 लाख से बढ़कर कितना हो गया, 20-21 में हो गया आपका, 21-22 में 48 लाख हो गई है। रोजगार सृजन काफ़ी बढ़ा है और 817.2 लाख व्यक्ति दिवस से 2021-22 में 1811.8 लाख व्यक्ति दिवस पहुंच गया है। तो कुल मिला कितना था, जो पहले जो आपका था ये था 817.2 लाख प्रति जो व्यक्ति दिवस था, अब वो बढ़ के हो गया 1811.8 लाख व्यक्ति दिवस पहुंच गया है। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के लिए 4290 पंचायतों को चुना गया है।
जन वितरण प्रणाली के तहत 2021-22 में कुल 5,474.9 टन खदानों का आवंटन हुआ है, जिसमें से 2,208.2 टन गेहूं और 32,667 लाख जो 7 टन है वो चावल है। एक मिनट। वहीं बात करें हम लोग, अगर 7 निश्चय 2 के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, इससे प्रति वर्ष 7,88,40,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा। यह 35.383 लाख वृक्षारोपण के बराबर है। अर्थात हम लोग जब इतना वृक्ष लगाएंगे तब जाके ये इसको मैनेज कर पाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सोलर स्ट्रीट लाइट। वहीं बात करें नगर विकास में, तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में कुल शहरी आबादी 1,18,00,000 था, जो 2022 में बिहार में अनुमानित 2 करोड़ लगभग 20,000 के आसपास हो गया था। इससे बिहार में शहरीकरण का दर 11.3 से बढ़कर 16.2% हो जाएगी। बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना से राजगीर, नवादा, गया तथा बोध गया शहरों को लाभ हुआ है। वर्ष 2021-22 तक 1326.8 किलोमीटर लंबी सड़कें और 1311.5 किलोमीटर लंबी नालियां बनी हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2021-22 तक कुल 4,12,000 शौचालय का निर्माण किया गया है, जिसकी संख्या सितंबर 2022 तक बढ़कर 4,14,000 हो गई है। वहीं बात करें मानव विकास का, तो बिहार में 2005-06 से 2021-22 तक के 16 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर व्यय जो खर्च है 11 गुना से अधिक बढ़ा है। वहीं स्वास्थ्य पर जो लगभग 11 गुना और शिक्षा पर व्यय 8 गुना बढ़ा है। तो स्वास्थ्य हेल्थ में बढ़ा 11 गुना और शिक्षा के क्षेत्र में 8 गुना का खर्च बढ़ गया है। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभवता है 2006-10 के अनुसार 6 से 10 के 65.8 वर्ष था, जो बढ़कर 16 से 20 में हो गया लगभग 69 वर्ष। अर्थात इतना क्या हो, पहले जैसे जीता था 2006 से 10 में लोग जीता था 65 वर्ष, अब वो बढ़ के हो गया 2016 से 20 में कितना हो गया लगभग 69 वर्ष। लगभग 70 मान लेते हैं। अर्थात 3.7 वर्षों की वृद्धि हुई है। संपूर्ण भारत के जीवनकालीन जीवन संभाव्यता कितना है 70 वर्ष। तो जो ऑल ओवर इंडिया का जो है, इंडिया के लोग कितना जीते हैं 70 वर्ष, उसमें से अगर जो बात किया जाए तो ये बिहार का हो गया 69 वर्ष। आज जो कि 2006 से 10 में कितना था लगभग 66 मान सकते हैं, 65.8 वर्ष था। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रस्राव 2005-06 के 22% से 2019 से 21 में 76.2% हो गया है, जो 54.2% अंकों की वृद्धि है। आगे देखते हैं। मातृ मृत्यु दर 2015-17 के 165 प्रति लाख जीवित प्रसव से 37 अंक घटकर 2018-20 में 118 हो गया, लाख प्रति प्रसव रह गई। अर्थात 1 लाख में 118 मृत्यु हो जाता है माँओं का जन्म देने में बच्चे को। वहीं संपूर्ण भारत के अगर स्तर पर बात करें तो ये 25 अंकों की कमी हुई है, जो 2015 से 17 के 122 था और 2018-20 में ये 97 हो गया प्रति लाख जीवित प्रसव पर आ गई है। दीदी की रसोई कुल मिलाकर 75 स्थानों पर चल रही है, जिसमें 700 से भी अधिक स्वयं सहायता समूह के रोजगार मिला है। बाल विकास पे बात करें तो बिहार में 48% आबादी 0 से 18 वर्ष उम्र समूह वाले बच्चे की है।
बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों का हिस्सा 22.5% है। राज्य सरकार ने 2013-14 से बाल बजट तैयार करना शुरू किया था। तो याद रखिएगा, तो बाल बजट कब से तैयार शुरू किया गया था? ये 2013-14 से। अभी राज्य के सभी 38 जिलों में समेकित बाल विकास सेवा 554 परियोजना कार्यालयों के जरिए चल रही है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बच्चों पर सार्वजनिक व्यय का हिस्सा 2016-17 का 4% से बढ़कर ये हो गया 5.3% हो गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट था हमारा। हालांकि एक सेपरेट वीडियो भी हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण का बनाएंगे। चलिए आगे हो गया बिहार बजट 2023-24। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।